हाँ जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में आज के अपना टॉपिक चल ही रहा था, वैसे संसद चल रहा था और संसद के बारे में हमने पढ़ना प्रारंभ कर ही लिया और तो काफ़ी आगे भी बढ़ चुके थे, ठीक है ना। राज्यसभा के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा और काफ़ी और चीज़ें होगी तो वो भी पढ़ेंगे। साथ ही में चल रहा है हमारे लोकसभा, दोनों साथ में कमांडी से चल रहा है और लोकसभा अपन ने क्या कर दिया है, चालू कर दिया है और इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। ओके, अब हम लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, ये निर्वाचन कैसे होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, वहां से प्रारंभ करते हैं। तो अनुच्छेद है आपका 81, कौन सा है, 81 है, अनुच्छेद 81 है। सदस्यों के निर्वाचन कैसे होगा, ये बात कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से होगा, सार्वभौमिक के वयस्क मताधिकार से होगा। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। बात समझ में आई कि प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुन के आएगा। कैसे आएगा, वयस्क मताधिकार से हिसाब से आएगा 326 के अनुसार। वयस्क मताधिकार मतलब आप एक व्यक्ति एक वोट से है, वो 18 वर्ष से अपना एज कंप्लीट कर चुका है तो एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। अच्छा, कैसे देगा, हाथ खड़ा करके देगा, नहीं, गुप्त मतदान प्रणाली होगी, चाहे बैलेट पत्र से दे चाहे आपके ईवीएम, वर्तमान में ईवीएम चलती है तो ईवीएम में अपने क्या है वोट देकर करता है, यानी कि गुप्त तरीके से करता है, जो वोट कोई दूसरा देख नहीं सकता। और वोट देने के बाद कैसे आपके निर्वाचन होगा, कौन जीतेगा, तो वो जीतेगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपके क्या तरीका है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि आप पहले प्राप्त करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 3 जने खड़े हैं, सबको आपके हिसाब से, जिसको एक को मान लो मिल जाते हैं 40 वोट, एक को मिलते हैं 30 वोट और दूसरे को मिलते हैं आपके 28 वोट, तो जीतेगा कौन, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसमें होता है। इसमें ऐसे आपके राष्ट्रपति के चुनाव की तरह वरीयता नहीं भरी जाती, इसमें क्या है, वरीयता नहीं भरी जाती। अब बात करें लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के कार्यकाल की बात अनुच्छेद 83 के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अपनी पहली बैठक से, किससे, अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक अपने क्या है, अपने पद पर बनी रहेगी। अनुच्छेद 85 है, इसके तहत प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की इस अवधि के पूर्व भी आपकी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 है, इसमें अगर प्रधानमंत्री की सलाह से कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, इसे आपके पहले ही भी भंग कर सकता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो 83 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा पहली बैठक से। कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र से इस अवधि से पूर्व भी आपके पद से हट सकता है। किसको त्याग पत्र देगा, आपके अध्यक्ष को देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और इससे आपके क्या पद से हट सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, इस स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में क्या है, 1 वर्ष तक आपको बढ़ाया जा सकता है। कितने साल तक, 1 साल तक आपको बढ़ाया जा सकता है, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1976-77 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। कब, 1976-77 में क्या लोकसभा का कार्यकाल था, ये कार्यकाल बढ़ाया गया था, कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब देखिएगा पहली लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक तारीख याद रखनी है, कौन सी, 13 मई 1952। सॉरी, यहाँ पर संविधान लागू होने के 3 अप्रैल 1952 को आपके राज्यसभा का विधिवत गठन हुआ। 3 अप्रैल 1952 को किसका होता है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का विधिवत गठन होता है। 13 अप्रैल 1952 को उसकी पहली बैठक होती है, 13 मई 1952 को। पहली आपकी बैठक होती है। ओके, 3 अप्रैल 1952 को गठित और 13 अप्रैल 1952 को पहली बैठक। वहीं अगर बात किसकी की जाए, बात करी जाए लोकसभा की, तो लोकसभा के 13 अप्रैल 1952 को गठन होता है। 17 अप्रैल
यानी कि 13 दिन बाद, ठीक है ना, 13 या 14 दिन के बाद इसका गठन किया जाता है। और पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 13 मई को। बैठक की तारीख सेम, गठन की तारीख अलग अलग। 13 मई 1952। तो कुल मिला के ये मामला अपना रहा है कि देखिएगा भाई साहब, ये मामला है कि 2 अप्रैल 1952 को 2 अप्रैल 1952 को ये डिसाइड होता है कि 3 अप्रैल को क्या है, गठन होगा। तो 3 अप्रैल 1952 को होता है गठन किसका? विधिवत रूप से राज्यसभा का, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 को होता है गठन, और इसका आपकी प्रथम बैठक होती है 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। फिर 17 अप्रैल 1952 है। इस 17 अप्रैल 1952 को गठन किसका होता है? इसका गठन होता है आपकी किसका? लोकसभा का। 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है इसकी भी। तो 13 मई 1952 याद रखना, दोनों में कॉमन है। और अप्रैल्स में क्या है? 3 अप्रैल और 17 अप्रैल में फ़र्क है। बस ये बात क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हुए अपन बढ़ते हैं लोकसभा के पदाधिकारी है उनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 93 से लेकर 96 तक बात की जाती है आपके पदाधिकारियों की। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें, स्पीकर के बारे में बात करें, तो अनुच्छेद 93 के अनुसार क्या है? लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुनेंगे। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से बात कही गई है। क्या चीज़? ये बात कही गई है कि आपकी लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये चुना जाएगा अपने में से ही। किसके? लोकसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को चुना जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन करेगा? इस तिथि का निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य बने रहने तक आपके अध्यक्ष पद पर रहेगा। 94 कहता है अपने कार्यकाल की बात करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा के सदस्य अपने बने रहने तक अध्यक्षता पद पर रहेगा। उक्त अवधि से पूर्व भी अगर उपाध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र कर दे, किसको देगा? उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, तो अपना पद छोड़ भी सकता है। और 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर लाए गए संकल्प को लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से अगर पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। तो हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 96 कहता है कि लोकसभा की जिस बैठक में अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प लाया जाएगा उस बैठक की अध्यक्षता वह स्वयं नहीं करेगा। 96 यह कहता है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लोकसभा में लाया जाएगा तो उसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, कोई और करेगा। और हाँ, वह इस बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है और मतदान में भाग ले सकता है, लेकिन जब बराबर हो जाएंगे तब वो जो निर्णायक मत का उसका अधिकार होता है वो निर्णायक मत का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने वोट का इस्तेमाल पहले ही कर चुका है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में बात करें। सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन की जो कार्यवाही है इस कार्यवाही का संचालन करना, लोकसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, सदस्यों के अपने बोलने का क्या है? अपने समय देना, और सदन के मतदान के लिए लाए गए विषय पर आपके मतदान करवाना। और क्या है? वह आपके प्रथमतः अपना मत नहीं देता, परंतु पक्ष और विपक्ष, पहले वो वोट नहीं देता, जब पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट हो जाते हैं तो वो निर्णायक मत का इस्तेमाल करता है। सदन की कुछ समितियों का प्रधान सभापति होता है। कुछ समितियां होती है सदन की, उनका प्रधान सभापति कौन होता है? इसका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। सदन की जो प्रवर समितियां हैं वो प्रवर समितियों के आपकी क्या सभापति की नियुक्ति करता है। जो आपके सदन की प्रवर समितियां होती है उन समितियों की आपकी क्या सभापतियों की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की ये निर्णय करता है, यही निर्णय का कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक क्या है? धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय भी कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा।
वह सदन के सत्र को स्थगित कर सकता है। हालांकि सत्र अवसान का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सत्र आउट करना, सत्र को अपने अवसान करना, ये काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगन का ये जो अधिकार है ये उस आपके सदन के सत्र को स्थगित करने का आपके किसके पास अधिकार होता है? अध्यक्ष के पास होता है। वह सदन के दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में भी फैसला करता है। सदन के दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा होता है। जो संसद है और राष्ट्रपति है, इसके बीच जो सारा पत्र व्यवहार होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है अध्यक्ष के द्वारा। संसदीय विशेष अधिकारों के हनन के मामले में अंतिम निर्णय कौन करता है? अंतिम निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि जो भी आपके संसदीय विशेष अधिकार हैं उनके हनन होने के मामले में निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? गणेश वासुदेव मावलकर। क्या बने? प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर। और उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष बने अनंत श्यानम अयंगर। अनंत श्यानम अयंगर बने। कौन बने? अयंगर बने। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा में अब तक 2 महिलाएं, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, लोकसभा की अध्यक्ष बने रही है। सुमित्रा महाजन 2014 से लेकर 19 तक और 2009 से लेकर आपके 14 तक मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। दो महिलाएं अब तक क्या रही हैं? अध्यक्ष रही हैं। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें। उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की तिथि का निर्धारण कौन कर रहा था? निर्वाचन के राष्ट्रपति। लेकिन उपाध्यक्ष के आपके उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपके लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अपने पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं करते। अपने पद के लिए, इस पद के लिए कोई भी आपके शपथ नहीं है। इस पद के लिए कोई शपथ नहीं है, क्योंकि वो एक सदस्य के रूप में ही अपनी क्या है? शपथ लेता है। उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्ष की जब अनुपस्थिति है, अध्यक्ष जब उपस्थित नहीं है, पद रिक्त की दशा है, तो सदन की अध्यक्षता करता है। और उपाध्यक्ष जिस संसदीय समिति का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष जिस भी संसदीय आपकी समिति का सदस्य बनेगा, वह उस स्वाभाविक रूप से क्या होगा? उस समिति का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष जिस भी संसदीय समिति का आपके क्या होगा? सदस्य होगा, तो वो आपके नेचुरली क्या होगा? उसके स्वाभाविक रूप से समिति का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही आपकी अनुपस्थिति की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष की सूची में नामांकित व्यक्ति क्रमिक रूप से सदन की अध्यक्षता करेगा। जैसा अभी हमने पिछली कक्षा में राज्यसभा के बारे में पढ़ा, वही चीजें हैं। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब आपकी क्या है? उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो उस दशा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की आपकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष पद रिक्त है और उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी क्या है? रिक्त है। अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो उस दशा में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। ऐसी स्थिति में सदन यथाशीघ्र आपके नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेता है। अनुच्छेद 95 के अंतर्गत ये बात कही हुई है। संसद सदस्यों की शपथ। संसद सदस्यों की शपथ। अब देखिएगा, संसद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की शपथ के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 99 के अनुसार, अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपने निर्धारित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रारूप जो दे रखा है उसके अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 99 के अंतर्गत आपकी क्या है? संसद के सदस्य शपथ लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य हेतु राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को निर्धारित कर दिया गया है।
राज्यसभा के सदस्य हेतु राष्ट्रपति के द्वारा आपके राज्यसभा के सभापति यानी कि क्या है, उपराष्ट्रपति को निर्धारित कर दिया गया है। और लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाने हेतु आपके राष्ट्रपति उस नवनिर्वाचित लोकसभा के किसी अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष के रूप में आपके नियुक्त कर देता है। क्या करता है? सामयिक अध्यक्ष के रूप में आपके नियुक्त कर देता है। भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम आपके स्पीकर कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा रहे। क्या रहे? सिन्हा जी आपके रहे थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। जबकि 18वीं आपकी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? भर्तृहरि मेहताब। संसद के सदस्य हेतु अर्हताएं हैं, ये 84 में आपके दी रखी हैं। अनुच्छेद 84 में आपके वर्णित अर्हताएं हैं संसद के सदस्य हेतु। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्याशी के रूप में तीसरी अनुसूची के दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ले चुका हो। चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्याशी के रूप में तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ले चुका हो। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। 1963 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा के क्या है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह समस्त योग्यता जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे उनको भी पालना करना अनिवार्य होता है। लोक प्रतिनिधित्व में आपके अधिनियम 1951 में वर्णित कुछ अर्हताएं हैं। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत मतदाता हो। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता हो। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर किसी प्रत्याशी का उसी आरक्षित वर्ग से होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति हैं और जनजाति के लिए अपने आरक्षित सीट पर किसी प्रत्याशी का उसी आरक्षित वर्ग से होना आवश्यक है। प्रत्याशी का क्या है? उसी आरक्षित वर्ग से होना आवश्यक है। सिक्किम है, लक्षद्वीप है और असम के लिए विशेष प्रावधान है। किस किस के लिए? सिक्किम, लक्षद्वीप और असम के लिए क्या है? विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान है। संसद सदस्य की निर्हरताएं हैं। ये निर्हरताएं आपके डिसेबिलिटीज 102 में बताई गई हैं। शपथ का प्रावधान हमने किस में देखा? शपथ हमने देखी आपके 99 में और 84 में वर्णित आपकी अर्हताएं देखी। 102 में आपकी क्या है? निर्हरताएं हैं। किसी भी ऐसे लाभ के पद को आपके कार्यरत हो जिसे संसद ने विधि बनाकर किया है आपके इस हेतु निर्हृत किया है तो आप लाभ के पद को ऐसे को धारण नहीं कर सकते। न्यायालय के द्वारा क्या है? विकर्षित घोषित कर दिया हो और दिवालिया घोषित किया जा चुका हो और भारत का नागरिक न हो, ये आपकी क्या है? उसकी निर्हरताएं हैं। वो क्या है? निर्हरताएं हैं। 102 दल बदल, स्थान रिक्त होना और सचिवालय संबंधी प्रावधान देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची के अधीन अपने दल बदल संबंधी निर्हरताएं हो चुका हो उनको भी क्या है? आपके पद से हटाया जाएगा। अगर क्या है? 10वीं आपके अनुसूची के अधीन दल बदल से संबंधित निर्हरता हो चुका हो तो भी उसे हटाया जाएगा। 52वें संविधान संशोधन आपके 1985 के द्वारा यह दल बदल वाला सिस्टम लाया गया था। अगली बात, वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद विधि बनाकर तय करे उनसे भी हटा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व आपके अधिनियम 1951 में भी आपकी कुछ निर्हरताएं दी गई हैं कि न्यायालय द्वारा कम से कम 2 वर्ष की क्या है? सजा प्राप्त कर चुका हो। सजा समाप्त होने के 6 वर्ष बाद तक 2 वर्ष की आपकी सजा प्राप्त कर चुका हो और 2 वर्ष से सजा प्राप्त करने के बाद 6 वर्ष बाद तक भी क्या है? वो सदस्य नहीं बन सकता। सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, दहेज जैसे सामाजिक अपराधों में लिप्त हो। सती प्रथा है, जातिगत भेदभाव है, दहेज जैसे सामाजिक अपराधों में लिप्त हो, चुनावी मामलों में क्या हो? भ्रष्ट आचरण का दोषी हो। ऐसे किसी भी उद्यम में किसी भी पद पर और जिसकी कम से कम 25% हिस्सेदारी सरकार की हो, ऐसे किसी उद्यम में किसी पद पर हो जिसकी कम से कम 25% हिस्सेदारी क्या हो? सरकार की हो। चुनावी खर्च का ब्यौरा दाखिल न करवाया हो। अगर चुनावी खर्च है उसका ब्यौरा है वो दाखिल ना करवाया हो।
10वीं अनुसूची में वर्णित दल बदल संबंधी अगर निर्धारताएं हैं उनके बारे में बात करें तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोध कानून लाया गया और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पुनः इसमें आपके संशोधन भी किया गया, लाया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और फिर आपके 91वां संविधान संशोधन आपके 2003 होता है, इसके द्वारा पुनः संशोधित किया जाता है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा अपने स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो दल बदल कहते हैं। दल बदल कब कब होगा? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित नहीं हो। नेतृत्व तो कह रहा है कि भाई उपस्थित हो जा, नहीं हो जा, वो कह रहा है आगे बढ़ो। दूसरी बात, दल के निर्देश के विपरीत क्या हो, वोट कर दे, जो अमूमन अपने राज्यसभा में देखे जाते हैं और लोकसभा में भी होते हैं लेकिन कम देखे जाते हैं। स्वेच्छा से दल के सदस्यता त्याग पत्र दे दे तो भी आपके क्या है, दल बदल कहलाता है। किसी राजनीतिक दल का सदस्य किसी सदन में किसी दल के 1/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे सदन में आपके दल में शामिल हो जाए तो वो क्या है, दल बदल की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन ये आपके 1/3 की जो सीमा है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा चेंज करके आपके 1/3 सीमा की जगह 2/3 कर दिया गया। अगर आप 2/3 सदस्य किसी पार्टी में चले जाते हैं तो वो दल बदल के आपके दल बदल में शामिल नहीं होंगे। निर्दलीय सदस्य किसी निर्दलीय सांसद के किसी दल में शामिल हो जाने पर वह क्या है, संसद की सदस्य से निर्धारित हो जाएगा। किसी निर्दलीय सांसद के द्वारा किसी दल में अगर शामिल हो जाने पर तो वह संसद की सदस्यता से क्या निर्धारित हो जाएगा। नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य हैं, यदि क्या है कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन की तिथि से 6 माह की अवधि में किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है तो कर ले, उसके बाद वो भी नहीं कर सकता। निर्दलीय तो क्या है, किसी भी शामिल हो ही नहीं सकते, शामिल होते ही क्या झपट बच जाएगा। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय है, यह अनुच्छेद 103 के अनुसार सांसदों के दल बदल छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रीय आपके निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। लेकिन 10वीं अनुसूची के 6ठे पैरा के अनुसार सांसदों के दल बदल संबंधी अयोग्यता का विवाद का अंतिम विनिश्चय पीठासीन अधिकारी सदन का आपके अध्यक्ष करता है। कौन करता है, सदन का अध्यक्ष करता है। लेकिन बाकी अनुच्छेद 103 के अनुसार सांसदों के दल बदल के छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की अयोग्यता है उससे संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ओके, डन है। फिर देखो सदस्य का स्थान रिक्त होना, अनुच्छेद 101। कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति है एक साथ संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों का आपकी सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो किसी सदन में उसका स्थान रिक्त होने के संबंध में संसद विधि बनाकर उपबंध करेगा। किसी सदन में उसका स्थान रिक्त होने के संबंध में क्या है, संसद विधि बनाकर अपने उपबंध करेगा। अब सांसदों के वेतन भत्ते हैं, ये वेतन भत्ते आपके अनुच्छेद 106 में दिए गए हैं, उनके बारे में बात करें। 5 लाख राष्ट्रपति लेता है, उपराष्ट्रपति 4 लाख लेता है, ठीक है। लेकिन जो सांसदों के बारे में है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते स्वयं संसद विधि बनाकर आपके निर्धारित करेगी। 1954 में आपके संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 बनाया था। क्या बनाया था, 1954 अधिनियम बनाया था। गणपूर्ति या कोरम की बात करते हैं। अब जो अनुच्छेद आपके 100 में बताया हुआ है, 100 क्या है, 100 है आपके गणपूर्ति के बारे में बात करता है, कोरम की बात करता है। कोरम अथवा गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, वह न्यूनतम संख्या जब क्या है बैठक कोई आपकी होनी चाहिए, यानी कि 10 सदस्य है, 10 में से क्या भाई कम से कम भाई 2-3 सदस्य तो बैठे कि हम आपने बैठक करें, वरना कोई एक ही बंदा आए तो उसके क्या करे। तो यानी कि आपको निर्धारित किया गया। वैसे तो आपके जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग ही आप निर्धारित किया है, 10 में से तो एक भी बैठेगा तो बैठक हो जाएगी। लेकिन अगर 543 का देखें 10वां भाग कितना होगा, 55 सदस्य होगा। और राज्यसभा में 245 सदस्यों का कितना होगा, 10वां भाग आपके 25 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 25 सदस्य। तो देखो भाई सीधी बात यह है अपने की कोरम और गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदनों की आपकी कार्यवाही की वैधता प्राप्त होती है। यह संख्या प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित आपके सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। पीठासीन जो अधिकारी होता है, क्योंकि वो खुद भी आपके सदस्य ही होता है,
लेकिन उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है। लेकिन कोरम में क्या है वो शामिल कर रहे हैं। सदन में पीठासीन अधिकारी आपके सहित सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा और लोकसभा में ये 55 आपके सदस्य हैं और राज्यसभा में 25 सदस्य 245 का आपके निश्चित किए रखे हैं। अनुच्छेद 220(1) के अनुसार संसद में होने वाली समस्त कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में की जाएगी, लेकिन पीठासीन किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकता है। 120(1) क्या कहते हैं कि संसद में होने वाली जो समस्त कार्यवाही हैं हिंदी आपके तथा अंग्रेजी भाषा में की जाएगी, लेकिन जो पीठासीन किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन के संबोधित करने की आज्ञा दे सकता है 120(1) के अनुसार। किसके अनुसार? 120 फिर 1 के अंतर्गत 120(1) के अंतर्गत 120(1) के अंतर्गत 120(1) के अंतर्गत 121 क्या कहता है? न्यायालय में होने वाली किसी भी कार्यवाही तथा किसी भी न्यायाधीश या उसके द्वारा किए गए किसी कार्य पर संसद में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायालय में होने वाली किसी भी कार्यवाही है या फिर किसी भी न्यायाधीश या उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में संसद क्या है, संसद में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। 121 कहता है क्योंकि क्या है, शक्तियों का विभाजन हो रखा है तो एक दूसरे की पंचायती कम करे उतनी ही ठीक है। संसद के किसी सदन में होने वाली किसी भी कार्यवाही या प्रक्रिया, चर्चा या प्रश्न अथवा वाद विवादों के न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 122 कोई संसद है जो न्यायालय पंचायती को करानी अपनी न्यायालय भी है वह भी संसद पंचायती को करानी अनुच्छेद 122 के अनुसार। संसद का सचिवालय है ये 98 के अंतर्गत बात करते हैं। देखिएगा संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होता है। दोनों सदनों के सचिवालयों के प्रमुख को महासचिव कहते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के सदनों के सचिवालयों के प्रमुख को महासचिव कहते हैं। दोनों प्रमुख होंगे उन्हें महासचिव कहेंगे। महासचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और इसे दर्जा अपने कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। और लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये अनुच्छेद 98 के अंतर्गत बात कर रहे हैं। सचिवालय में प्रत्येक सदन में होने वाली कार्यों का आपके प्रशासन का संचालन होता है और ये सदन से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड का साधारण आपके करते हैं। क्या करते हैं? संधारण करते हैं। संसद विधि बनाकर इन सचिवालयों में कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकता है। कौन? संसद विधि बनाकर क्या करेगा? सचिवालय में कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। महान्यायवादी और मंत्रियों के संसद में अधिकार देखते हैं। महान्यायवादी और मंत्रियों के संसद में अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 88 में वर्णित प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में अपने बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा और मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेंगे जिस सदन में आपकी क्या है सदस्य है। महान्यायवादी और जो मंत्री है दोनों ही सदनों में आपके बोल तो सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी तो वोट नहीं कर सकता और मंत्री है जिस सदन का सदस्य है उसी में वोट कर सकता है। प्रत्येक मंत्री संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार होता है, परंतु मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। संसद के कार्य देखते हैं। अब क्या देखते हैं? संसद के कार्य देखते हैं। संसद के कार्य देखते हैं। संसद का प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय हितों के विषयों पर कानून निर्माण करना। संसद का काम यही है कि अपने राष्ट्र के महत्व है उन महत्व से संबंधित कानून बनाए। ठीक है ना? जैसे कि कृषि कानून बना दिए, ठीक है ना, जैसे कि एमएसपी लागू कर दी है ना, शिक्षा की नीति उन्नत कर दी, नीट पे पेपर वायरल करने पर आपके क्या कर दिया, 5 साल की सजा नहीं, सॉरी फांसी की सजा लगवा दी। ठीक है ना? ऐसे ऐसे अगर कानून बनाने का सबका अधिकार किसके पास, ये कार्य किसका होगा? संसद का होगा। समझे ना? संविधान की 7वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों पर 3 सूचियों में बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में आपके 3 विषयों में बांटा गया, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के आपके विषय कानून बनाना केवल संसद का अधिकार होगा। राज्य सूची में केवल और केवल विधि निर्माण की शक्ति किसे दी गई है? राज्य विधानमंडल को दी रखी है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून निर्माण किया गया आपके एक ही विषय पर केंद्र व राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में परस्पर टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। दोनों ने अपने कानून बना रखे हैं, लेकिन इनके टकराव होने की स्थिति केंद्र क्या है? केंद्र शक्तिशाली ज़्यादा है। जो विषय इन तीनों विषयों में नहीं है उन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय। और
अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत? अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत माना जाता है, जो तीनों विषयों में, तीनों आपके क्या है, विषयों में नहीं है, तीनों आपके विषय में सूची में नहीं है। इन पर आपके कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। देश के मुसलमानों व ईसाइयों के देश के क्या मुसलमानों व ईसाइयों के सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। देश के मुसलमानों और ईसाइयों के सामाजिक धार्मिक जीवन के कानून बनाने का अधिकार क्या है? संसद के पास नहीं है। उन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे और उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। पर्सनल क्या होंगे? लॉ बोर्ड होंगे। उनके क्या पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे। संसद के सत्र देखते हैं। अब संसद के सत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? सत्र देखते हैं। सत्र आहूत करना। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। क्या संसद को प्रत्येक सदन के लिए, प्रत्येक सदन को क्या अधिवेशन के लिए आहूत करेगा? 85(1) के अंतर्गत कौन? राष्ट्रपति। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी जो सत्र की प्रथम बैठक होती है, नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं हो सकता। जो बैठक हुई उसके अंतिम दिन और अगली बैठक का पहला दिन, 6 महीने से ज्यादा अंतराल इसमें नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अंतराल ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद में प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। भारतीय संसद में प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला बजट सत्र होता है, जो आपके फरवरी में चलता है, फरवरी में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपके मानसून सत्र है, जो जुलाई से सितंबर तक के बीच में चलता है। और तीसरा शीतकालीन है, जो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में चलता है। सत्र अवसान का काम है, ये भी आपके 85(2) के अंतर्गत होगा। 85(2) के अंतर्गत सत्र का अवसान होगा। ये भी आपके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा संसद के किसी भी सदन के किसी भी सत्र की समाप्ति को क्या कहते हैं? सत्र अवसान कहते हैं। कहते हैं कौन है? हम कहते हैं नहीं, भारतीय संविधान कहता है सत्र अवसान। और इस सत्र अवसान का आपके अधिकार किसे? राष्ट्रपति को। स्थगन का काम है, एडजर्नमेंट का काम है, ये सदन की किसी भी बैठक को स्थगित करने की ये शक्ति पीठासीन अधिकारी होता है, उसको होता है। लोकसभा के आपके अध्यक्ष को लोकसभा की और अपने राज्यसभा के कौन है? उसका सभापति करेगा। क्या? स्थगन करने का काम। लोकसभा का विघटन है, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संसद में प्रश्न देखते हैं। संसद में प्रश्न है तो प्रश्नकाल संसद के प्रत्येक सदन की सुबह 11 से 12 बजे तक चलता है और इसमें अपने निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखिएगा, तारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न है सबसे पहले, तो उसका उत्तर क्या है? आपको मौखिक रूप से देने पड़ते हैं। और क्या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? बिल्कुल हम। तारांकित क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। और इसके पूरक क्वेश्चन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पूरक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पूरक क्वेश्चन होते हैं, तारांकित क्वेश्चन होता है, मौखिक उत्तर देने होते हैं। और इस प्रश्न का पत्र का रंग होता है कैसा? ग्रीन, ठीक है। फिर होता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाता है लिखित रूप में। अतारांकित लिखित रूप और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न पत्र का कलर होता है आपके व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट होता है। तथ्यों व आंकड़ों पर आधारित होता है। तथ्य और तथ्यों के साथ में आंकड़े हैं, उन तथ्यों और आंकड़ों पर क्या होता है? ये आधारित होता है। तीसरा है अल्प सूचना, जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, मौखिक रूप से इसका उत्तर दिया जाता है। और पूरक प्रश्न होते हैं, हाँ, ये लोक महत्व के विषय होते हैं। और यहाँ पर आपके गुलाबी इनका क्या होता है? प्रश्न पत्र का रंग होता है। गुलाबी इनके प्रश्न पत्र का रंग होता है। मौखिक रूप से इनका उत्तर देना होता है। कैसे देना होता है? मौखिक रूप से उत्तर देना होता है। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना का प्रश्न गुलाबी रंग के प्रश्न पत्र होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे सदस्य से पूछे जाते हैं जो मंत्री नहीं है। गैर आपके सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे सदस्य से पूछे जाते हैं जो मंत्री नहीं है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से आपके 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल भारतीय आपके संसदीय व्यवस्था की देन है। इस आपके शब्द का उद्भव कब होता है? 1962 में होता है। शून्यकाल आपके 12 बजे से 11 बजे तक जो चलता है, और ये आपके भारतीयों की देन है, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रस्ताव। अब क्या देखते हैं? प्रस्ताव देखते हैं, मोशन देखते हैं। प्रस्ताव के बारे में बात करें तो सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत उस पर आपके सदन में जो चर्चा होती है उसे कहते हैं आपके धन्यवाद प्रस्ताव। क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। फिर है निंदा प्रस्ताव। किसी मंत्री या सरकार के किसी कार्य की निंदा करने हेतु विपक्ष के द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और इसे क्या कहते हैं? आपके निंदा प्रस्ताव कहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव, ये भी आपकी क्या है? विपक्ष के द्वारा लोकसभा में सत्ता पक्ष के बहुमत को चुनौती देने वाला प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध लाया जाता है। और ये प्रस्ताव आपके क्या है? विपक्ष के द्वारा कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर आपकी क्या है? सरकार बर्खास्त हो जाती है। केवल और केवल कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है। फिर आपके अब तक लोकसभा में 28 बार अविश्वास आपके प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, कोई भी प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है। अब तक लोकसभा में कितनी बार? 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। 1963 में जेबी कृपलानी ने लोकसभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध आपके रखा, जो पारित नहीं हो पाया। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला आपकी 1963 में था। 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा, जेपी कृपलानी के द्वारा पहली बार लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ, और ये पारित नहीं होता है। टोटल 28 बार आपके अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं और वो एक भी आपके प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। 1979 में मोरारजी देसाई के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आपके चर्चा जरूर हुई, लेकिन प्रस्ताव पर आपके चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। हवा खराब देखी तो मोरारजी देसाई हो गए। सबसे अधिक अविश्वास आपके प्रस्ताव है 15 बार का सामना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव आपके 15 बार का सामना किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। फिर अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। यह क्या प्रस्ताव है? सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के द्वारा लाया जाता है और इस प्रस्ताव के पारित नहीं होने पर सरकार क्या है? डुबुक हो जाती है, गिर जाती है। अब तक लोकसभा में 12 विश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। पहली बार लाई गई थी 9वीं जो विधान लोकसभा थी, उसमें आपके 7 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। पहली बार टोटल 12 बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं और 7 नवंबर 1990 को 9वीं लोकसभा में वीपी सिंह अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आपके एच डी देवगौड़ा भी 11 अप्रैल 1997 को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और 12वीं लोकसभा में आपके 17 अप्रैल 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मत के अंतर से विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। टोटल 12 बार लेके आए हैं। 1990 में 7 नवंबर को 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह और 1997 में 11 अप्रैल को आपके एच डी देवगौड़ा और 17 अप्रैल 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक मत के अंतर से विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। टोटल 12 बार लेके आए हैं। अविश्वास कितनी बार? 28 बार लेके आए हैं। एक बार भी पास नहीं हुआ। पहली बार कौन लेके आए थे? पहली बार आपके जेबी कृपलानी लेके आए थे। किसके खिलाफ लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लेके आए थे। सर्वाधिक किसके खिलाफ लेके आए हैं? अभी तक 15 बार आपके इंदिरा गांधी के खिलाफ लेके आए गए हैं अविश्वास प्रस्ताव। कोई अब देखिएगा, कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव देंगे तो किसी लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण तथा अविलंबनीय विषय पर संसद में चर्चा हेतु आपके 50 सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव आपके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है। फिर है ध्यान आकर्षण आपके प्रस्ताव। ये भी लोक महत्व के किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु संबंधित मंत्री से अपने उक्त मामले पर वक्तव्य मांगा जाता है। अरे झालर किधर देख रही है, इस पे ध्यान आकर्षण कर, तेरा काम है, तेरे पर काम है तो इस पे देखिए, आपको महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना, ऐसे लाया जाता है। फिर देखें विशेष अधिकार जो प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव अब तक लाया गया, यह प्रस्ताव क्या है? तब लाया जाता है जब कोई मंत्री है सदन में गलत तथ्य पेश कर सदन को गुमराह करे। विशेष अधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब क्या कोई मंत्री सदन में गलत तथ्य पेश करे और सदन को करे गुमराह। ठीक है, तब लाया जाता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। अब विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। तो देखिएगा, विधेयकों के प्रकार देखें।
विधेयकों के जब हम प्रकार देखते हैं तो विधेयक आपके प्रमुख रूप से दो भागों में बढ़ते हैं और ये दो भाग प्रमुख रूप से आगे दो भागों में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं आपके सरकारी, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी होते हैं, एक फिर आगे जाकर यहाँ पर कौन से होते हैं, यहाँ पर आपके होते हैं गैर वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, एक होते हैं वित्त विधेयक। ठीक है, अब गैर वित्त आपके जो विधेयक हैं ये भी आपके दो भागों में हैं। एक हो जाएंगे आपके साधारण विधेयक और एक हो जाएंगे संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक हो जाएंगे। तो सरकारी, गैर सरकारी, गैर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, साधारण और संविधान संशोधन। यदि विधेयक मंत्री के किसी भी सदस्य के द्वारा सदन में लाए जाते हैं या रखा गया है तब उसे क्या कहेंगे, सरकारी विधेयक कहेंगे। जबकि साधारण जो सदस्यों के द्वारा लाए गए विधेयक होते हैं वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं, गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, समझ में आई ना। गैर सरकारी और आपके सरकारी क्या होते हैं। अब विधेयकों का पारित होना देखते हैं। विधेयकों को पारित होने के लिए प्रत्येक सदन में 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। अगर किसी भी आपके विधेयक है उसको पारित होना है तो 3 आपके क्या है, 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। किससे? 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। पहला कि सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देना ही उस पृथक वाचन आपके क्या है, सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देना ही इसका क्या है, प्रथम वाचन है। सबसे पहले आपके अनुमति देना कि इसमें क्या प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बात, वाचन के अंतर्गत एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर आपके बारीकी से विचार करती है, प्रत्येक धारा पर चर्चा की जाती है, निर्धारित अवधि में आपकी समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है जिस पर सदन में बहस और विचार होता है। इसके प्रत्येक धारा पर आपके मतदान होता है। उसके बाद उसके विधेयक में आवश्यक शाब्दिक या औपचारिक आपके संशोधन किए जाते हैं और फिर तीसरे चरण में गुजरता है जिसमें आपके सामान्य चर्चा के उपरांत क्या होता है, मतदान होता है। सामान्य चर्चा की जाती है फिर आपके क्या है, मतदान होता है। पहले में प्रथम वाचन में आपके पेश किया जाता है, पेश की अनुमति की जाती है। फिर दूसरे में आपकी जो लंबी प्रोसीडिंग चलती है, बहस होती है, गहरी बहस होती है, संशोधन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर तीसरे में आपके सामान्य बहस के बाद में क्या होती है, वोटिंग होती है। और ये होने के बाद पहले सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन पे जब जाता है तो यही वापस आपके 3 वाचन होते हैं। सेम ही प्रक्रिया चलती है। अब देखिएगा, विधेयकों का अपने तुलनात्मक अपने अध्ययन देखेंगे। विधेयक हैं, प्रस्तावित हैं, लोकसभा की शक्ति हैं, राज्यसभा की शक्ति हैं, राष्ट्रपति की शक्ति हैं, सारे देखते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण विधेयक के बारे में बात करते हैं। 107 और 108 में साधारण विधेयक के बारे में बात की गई है। प्रस्तावित है, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक है, इस साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे भी राज्यसभा हो, कहीं पे भी क्या है, पेश किया जा सकता है। कहीं पर भी आपकी क्या है, पेश किया जा सकता है। लोकसभा की शक्ति क्या है, लोकसभा की उसमें आपकी शक्ति ये है कि वो उसे स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। या फिर लोकसभा क्या कर सकती है, लोकसभा आपके प्रमुख रूप से क्या कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है। अस्वीकृत कर सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं, 6 माह तक कोई कार्यवाही अपने ना करे, साधारण बहुमत से पारित भी कर दे। साधारण बहुमत से पारित कर दे, कोई कार्यवाही ना करे, 6 माह तक रोक दे। ठीक है ना, 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करे, संशोधन कर दे, अस्वीकृत कर दे या फिर स्वीकृत कर दे और साधारण बहुमत में क्या है, पारित कर दे। लेकिन फिर देखिएगा राज्यसभा की शक्तियाँ देखें। राज्यसभा की देखिएगा सेम टू सेम आपकी क्या है, अस्वीकृत करना, स्वीकृत करना, संशोधन करना, 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करना, साधारण आपके बहुमत से पारित करना। ये सेम टू सेम आपकी शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ रहती है। राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदन में अगर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दोनों सदन में क्या है, गतिरोध की स्थिति साधारण विधेयक को लेकर रह जाती है, तो इस गतिरोध के कोने में आपकी संयुक्त आपकी बैठक बुलाना,
संयुक्त बैठक बुलाता है, पारित, ठीक है। गतिरोध जब उत्पन्न हुआ तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी साधारण विधेयक को लेकर। लेकिन अगर साधारण विधेयक आपके दोनों ही क्या है सदन से पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है भाई, आप इस विधेयक को स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, या फिर स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृत करके या स्वीकृति रोक सकता है। स्वीकृति क्या है? रोक सकता है, या एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह शक्ति देगी कि एक बार में आपकी क्या संशोधन के लिए पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? भेज सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह बाध्यकारिता की गई थी कि वो जरूर आपकी क्या है हस्ताक्षर करेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये थोड़ी आपकी रिलीफ दी गई थी। किसे? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जब आपके एक बार पुनर्विचार के लिए बाद में वापस आता है तो उसे आपकी क्या स्वीकृति देने के लिए वो होगा बाध्यकारी। उसके बाद आता है आपके धन विधेयक अनुच्छेद आपके 109 और 10 में बात की जाती है। 107, 8 में आपकी क्या है? साधारण विधेयक है। 109 और 10 में क्या है? धन विधेयक है। तो इस विधेयक में आपके राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल और केवल लोकसभा में आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक है 109 और 10 के अंतर्गत अपने आए हुआ है, और इसमें आपके किस सदन में रखा जाएगा? ये आपके केवल और केवल लोकसभा में रखा जाएगा। और पुनर्विचार जो आपकी क्या है पहले से ही आपकी क्या है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सिफारिश से ही रखा जाएगा। साधारण बहुमत से क्या है? पारित होता है। लोकसभा में क्या है? साधारण बहुमत से पारित कर सकता है, साधारण बहुमत से पारित कर सकता है। और यहाँ पर देखें राज्यसभा की उस पर क्या शक्ति है? वो कर सकता है स्वीकृत, वो कर सकता है अस्वीकृत, ठीक है ना। राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधन को मानना न मानना ये लोकसभा की शक्ति है। अब राज्यसभा की आपके जो परामर्श है ये माने न माने ये किस पर डिपेंड करता है? ये लोकसभा पर आपके डिपेंड करता है। अधिकतर 14 दिन के लिए क्या है? रोक सकते हैं, ठीक है ना। 14 दिन के लिए क्या है? रोक सकती हैं। 14 दिन के बाद वैसे ही स्वीकृत हो जाएगा जैसे लोकसभा चाहती है, ठीक है ना। वैसे ही आपको स्वीकृत होगा जैसे लोकसभा चाहती है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, और लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, क्योंकि पूर्व सहमति से ही क्या रखा जाता है। तो पुनर्विचार के लिए लौटाने का आपके ऑप्शन बिल्कुल भी इसके पास नहीं रहने वाला। फिर संविधान संशोधन की आपके विधेयक हैं जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं, और ये भी आपकी क्या है किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। और इसे पारित करने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत की आपकी आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन के विधेयक पर दोनों ही सदनों में गतिरोध अगर उत्पन्न हो जाता है तो क्या विधेयक समाप्त हो जाता है। वित्त विधेयक आपके क्या है? वित्त विधेयक एक की पारित होने की प्रक्रिया धन विधेयक के समान होती है, तथा वित्त विधेयक 2 होता है, उसे पारित होने की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान होती है। वित्त विधेयक 1 है, ये पारित होने की प्रक्रिया धन विधेयक जैसी है, और वित्त विधेयक 2 है, ये वाले पारित होने की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान रहने वाली है। आपके संविधान संशोधन का जो विधेयक है, इस संविधान संशोधन के विधेयक से संबंधित अनुमति देने हेतु बाध्य कौन होता है? अनुमति देने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 में तय किया गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 में तय किया गया कि जो संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है उस पर आपके बाध्य होगा कौन? उस पर बाध्य होगा राष्ट्रपति। अब देखिएगा संयुक्त बैठक का प्रावधान आ गया है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के अंतर्गत देखें। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। सदन के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसके प्रावधान अनुच्छेद 108 में उपबंधित है। अनुच्छेद 108 के उपखंड 1 में यह प्रावधान है कि यदि किसी विधेयक पर एक सदन के द्वारा पारित किए जाने वाले और दूसरे अपने क्या है सदन को प्रेषित किए जाने के पश्चात ये होता है दूसरे सदन के द्वारा क्या विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाएगा, या फिर विधेयक में किए गए आपके जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदनों में क्या है अंतिम रूप से असहमत हो जाए, या फिर दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक क्या है समय बीत गया हो, कोई उसने क्या है एक्शन ही नहीं लिया हो। तो उस दशा में
उस दशा के सिवाय इसमें देखिए लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक क्या है, व्यक्तगत हो गया हो। तो राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशित करता है। अधिवेशन काम करना किसका काम है? राष्ट्रपति का। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर करेगा। आहूत करने की आज से सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश के द्वारा, यदि बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना के द्वारा करेगा। परंतु इस खंड में कोई भी बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। जो ये बात करी है धन विधेयक के लिए लागू नहीं होगी। धन विधेयक तो आपको 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक जैसे लोकसभा चाहेगी वैसे ही पारित हो जाएगा। अनुच्छेद 108(5) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक के आज से की सूचना जारी कर बैठक की तिथि का निर्धारण किए जाने के बाद लोकसभा विघटन हो जाए तो भी आपकी क्या संयुक्त बैठक का आयोजन होगा। अगर 108(5) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आज से की सूचना जारी कर बैठक की तिथि का निर्धारण किए जाने के बाद अगर लोकसभा का क्या हो जाए, किसी कारण से विघटन हो जाए, किसी भी कारण से विघटन हो जाए तो संयुक्त बैठक का आयोजन होगा। तो क्या होगा? संयुक्त बैठक का आयोजन होगा और उस बैठक में विधेयक को पारित किया जा सकता है। उस बैठक में क्या है? विधेयक को पारित किया जा सकता है। उस बैठक में विधेयक को पारित किया जा सकता है। इस दशा में भंग हो चुकी लोकसभा भी कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, क्योंकि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की सूचना लोकसभा के विघटन से पहले ही जारी कर दी गई थी। तो भंग हुई भी लोकसभा है वो भी इसमें आपके शामिल रहती है। अब तक संयुक्त बैठकों के 3 बार संयुक्त बैठकों का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। लास्ट कब हुई? 2002 में। सबसे पहले कब हुई? 1961 में दहेज निरोधक आपके विधेयक में। दहेज निरोधक विधेयक में 1961 में। बैंकिंग सेवा विधेयक पर 1978 में। बैंकिंग जो सेवा विधेयक है उस पर 1978 में आपकी क्या हुई? बैंकिंग सेवा विधेयक पर आयोजित हुई थी। आतंकवाद निरोधक विधेयक था, उस पर 2002 में संयुक्त बैठक आपकी क्या हुई थी? संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ था। तो दहेज विरोधक, बैंकिंग सेवा विधेयक और आतंकवाद विरोधक विधेयक 2002, दहेज विरोधक विधेयक 1961 और आपके बैंकिंग सेवा विधेयक 1978। अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक का आपके संचालन लोकसभा के नियमों से तथा संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा। संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आपकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा तथा उपाध्यक्ष की भी आपकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का क्या करेगा? उपसभापति करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि उपाध्यक्ष की भी अगर अनुपस्थिति हो तो कौन करेगा? अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करेगा। राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति करेगा। इन तीनों की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वह व्यक्ति करता है जिसे संयुक्त बैठक में आपके शामिल सदस्य इस हेतु क्या है? चुन ले। तो ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति या चुन लिया जाए वो। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, 107(8) धन विधेयक 9(10), साधारण विधेयक 107(8), 9(10) में क्या है? धन विधेयक। फिर आपके 12वें में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आपके अनुमानित आय है, इस आपके अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करेगा। संसद में क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। आय व्यय है, इस आय व्यय को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। आय व्यय को प्रस्तुत करेगा। बजट के पारित होने की प्रक्रिया देखते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण लोकसभा में वित्त मंत्री करेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री क्या करेगा? बजट का प्रस्तुतिकरण करेगा। बजट का प्रस्तुतिकरण कहाँ पर किया जाएगा? लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। बजट पर आम बहस होगी। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर आपके समग्र रूप से विचार किया जाएगा और लोकसभा के सदस्य चाहे तो बजट के संबंध में प्रश्न उठा सकते हैं। वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह अंत में इन प्रश्नों का जवाब दे। ठीक है। लेखा अनुदान देखिएगा। अनुच्छेद 116 के अनुसार सामान्यतः साल भर के कुल खर्चों के अनुमान की एक आपके
1/6 राशि 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को दी जाती है। सामान्यतः साल भर के कुल खर्चों के अनुमान की 1/6 आपकी राशि है, ये राशि को महीनों के कितने 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दी जाती है। इसे क्या कहते हैं? लेखा अनुदान कहते हैं। विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच। लेखा अनुदान पारित होने के बाद, लेखा अनुदान ये पारित होने के बाद सदन 3-4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाता है। इस समय संसद की विभागीय जो समितियां होती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा पेश की गई आपकी जो अनुदान संबंधी मांगे हैं, विस्तार से जांच करती है और रिपोर्ट तैयार करती हैं किसको कितना दिया जाए। फिर अनुदानों की मांगों पर मतदान। इस चरण में विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह आपकी शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। यह मतदान केवल उन मांगों पर होता है जो भारित व्यय से भिन्न होता है। भारित व्यय से भिन्न होता है, यह मतदान केवल उन्हीं मांगों पर होता है जो इस पर अपने विधेयक पक्ष में है वो हाँ कहे और ना कहे, पक्ष में हाँ में आपकी जाता है, ऐसे करके फॉर्मेलिटी होती है, आप देख लेना कभी। अनुदान की मांगों पर बहस तथा मतदान की इसी चरण में विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। अनुदान की मांगों पर बहस और मतदान के इसी चरण में विपक्ष के द्वारा क्या है, कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं और कटौती प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष सत्ता पक्ष पर घेरने का कोशिश करते हैं। ये कटौती प्रस्ताव आपके इंटरेस्टिंग होते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं आपके नीतिगत जो आपके कटौती प्रस्ताव आते हैं वो हैं। नीतिगत आपके कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत क्या होते हैं देखिएगा। नीतिगत में आपके इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है और इसके अंतर्गत ये मांग की जाती है कि अनुदान में किसी मांग को लगभग समाप्त करके 1 रुपये आपकी कर देना चाहिए। किसमें? 1 रुपये नीतिगत में किसी मांग को क्या लगभग समाप्त कर देना चाहिए और 1 रुपये कर देना चाहिए। नीतिगत होती है कटौती। फिर है आर्थिक कटौती। इस प्रस्ताव से किसी मद में मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त कर की जाती है और प्रस्ताव द्वारा उस राशि को एक सीमा तक आपके कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है। आर्थिक कटौती कि एक सीमा तक आपकी आर्थिक कटौती की जाए, एक सीमा तक आर्थिक कटौती करने की बात करते थे। सांकेतिक कटौती। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विपक्ष के द्वारा अपनी असहमति प्रकट करना है कि हम इससे सहमत नहीं हैं और इसके अंतर्गत ये मांग की जाती है कि किसी विशेष पे की गई मांग में 100 रुपये की कमी कर दी जाए। 100 रुपये की कमी नीतिगत में आपकी 1 रुपये कर दी जानी चाहिए, समाप्त करके लगभग आर्थिक कटौती में आपकी क्या है कोई सीमा तक कम करनी चाहिए, कुछ सीमा तक कम करनी चाहिए और आपके सांकेतिक कटौती है ये 100 रुपये की कमी कर दी जाए, ऐसी बात कहती है। विनियोग विधेयक है। विनियोग जो विधेयक है अनुच्छेद 114 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 114 के अंतर्गत। आपने वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में देखा? 112 में देखा। साधारण विधेयक 107-8 में देखा। 9-10 में आपने धन विधेयक देखा। 12 में क्या देखा? 112 में आपने वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। फिर हम देख रहे हैं विनियोग विधेयक 114। संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाली जा सकती है। संचित निधि से अगर आपकी क्या है कोई भी राशि निकालनी है तो विनियोग विधि से ही, विनियोग जो अधिनियम है उसके माध्यम से निकाली जा सकती हैं, किसी और तरीके से नहीं निकाली जा सकती। इसलिए जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांगों को पारित करती है उसके तुरंत बाद आपके क्या लोकसभा में विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संचित निधि से निकाले जाने वाली रकम का प्रत्यय मद और प्रयोजन के अनुसार उल्लेख होता है और इसमें दोनों प्रकार के आपके व्ययों का उल्लेख होता है, जो संचित निधि पर भारित हैं और जो भारित नहीं है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके अनुदान भी है वो देखिए। तो अनुपूरक अनुदान है वो 115 के अंतर्गत। अनुपूरक केस में 115 में, अनुपूरक 115 में, 114 में क्या था? विनियोग विधेयक था। अनुपूरक अनुदान है 115 में, यदि किसी विशेष सेवा या मद के लिए विनियोग विधेयक द्वारा निर्धारित राशि उस वर्ष की वास्तविक आवश्यकता की क्या पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो इस हेतु आपके संसद अनुपूरक अनुदान पारित करती है। संसद क्या करती है? अनुपूरक आपके अनुदान पारित करती है। 115 के अनुसार क्या है? कोई विशेष सेवा है या मद है, उसके लिए विनियोग विधेयक द्वारा जो निर्धारित राशि है वो राशि वर्ष की वास्तविक आवश्यकता की क्या है पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो क्या है, इस हेतु संसद अनुपूरक अनुदान है वो पारित करती है। फिर है अतिरिक्त अनुदान। क्या है? अतिरिक्त अनुदान जो 115 में ही है। अनुपूरक और अतिरिक्त एक ही अनुच्छेद में है, ठीक है ना। बजट निर्माण के समय यदि किसी विशेष सेवा के जो संभावित खर्चे हैं खर्चों को न जोड़ा गया हो और वित्त वर्ष के दौरान अपने उस नई सेवा के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत हो तो क्या है, संसद ऐसी स्थिति में अतिरिक्त अनुदान पारित करती है। बजट निर्माण कर रहे थे उस समय यदि विशेष सेवा के संभावित खर्चे थे उन्हें न जोड़ा गया
तो विशेष अगर कोई सेवा है उसके लिए संभावित खर्च था उसे नहीं जोड़ा गया तो वर्ष के दौरान उस नई सेवा के लिए अतिरिक्त जो धन की जरूरत होती है संसद ऐसी स्थिति में अतिरिक्त अनुदान पारित करती है 115 के अनुसार। फिर है अधिक अनुदान, ये भी 115 में ही है। अधिक अनुदान है, ये 115 में सरकार के अनुदान की मांग तब करते हैं जब किसी सेवा या मद के लिए निर्धारित जो रकम होती है उससे ज़्यादा धनराशि खर्च हो जाती है और ऐसी मांग संसद में रखने से पहले लोक लेखा समिति की क्या उसे मंजूर कराना ज़रूरी है। लोक लेखा जो समिति है उसे मंजूर कराना ज़रूरी है। धनराशि है, धनराशि क्या हो गई, ज़्यादा खर्च हो गई हो। लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलने पर वित्त वर्ष के अंत में जो लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। प्रत्यानुदान 116 में कहा गया है प्रत्यानुदान की बात। प्रत्यानुदान 116 में है और आपकी अपवाद अनुदान है ये भी 116 में है। वोट्स फॉर क्रेडिट प्रत्यानुदान देखिए, कभी कभी किसी मद की अनिश्चित प्रकृति होने के कारण कोई ऐसी आकस्मिक आवश्यकता उपस्थित हो जाती है जिसे बजट के निर्धारित ढांचे के प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी जरूरत के लिए संसद प्रत्यानुदान पारित करती है। आम भाषा में इसे ब्लैंक चेक कहते हैं। कभी कभी ऐसे मद की भी अनिश्चितता प्रकृति होने के कारण क्या है, कोई भी आकस्मिक आवश्यकता उपस्थित हो जाती है तो जिसे बजट के निर्धारित ढांचे में प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी जरूरतों के लिए संसद क्या है, प्रत्यानुदान आपके पारित करती है 116 के अनुसार। अपवाद अनुदान 116 में इस अनुदान का संबंध ऐसे खर्च से होती है जिस खर्च का संबंध वर्तमान वित्त वर्ष की किसी सेवा या मद से नहीं होता है। यह अनुदान विशेष प्रयोजन संबंधी होता है जो सरकार की भविष्यगामी योजनाओं पर खर्च होगा। ये है अपवाद अनुदान 116 में है, ठीक है। ये बात हुई आपकी, ये बात हो गई। अब हम देखिए किसके बारे में, अब हम देखिए प्रमुख रूप से निधियां हैं, प्रमुख निधियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले संचित निधि के बारे में बात करेंगे, फिर लोक लेखा आपकी निधि है, फिर आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि 267 में है, लोक लेखा समिति आपके 266 में है, संचित निधि 266 में है। संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त राजस्व इसी निधि में आपका जमा होता है। जो भी आपके राजस्व है भारत सरकार को, यह प्राप्त होता है कि इसमें संचित निधि में प्राप्त होता है, ठीक है ना। भारत सरकार के समस्त खर्चे भी इसी निधि से होते हैं। भारत सरकार के जो समस्त खर्चे होते हैं इसी में होते हैं। समस्त जो राजस्व आपके जमा होता है यही होता है और इसी निधि में आपके धन विधेयक के माध्यम से जो धन विनियोग विधेयक आता है उसके माध्यम से निकाले जाते हैं। लोक लेखा जो निधि के बारे में बात करें उससे पहले आपको संचित निधि है उसका अनुच्छेद याद रखना होगा कि 266 है। संचित निधि, ठीक है। अब देखो अगला कौन सा है, लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि है, इसकी बात 266 2 के अंतर्गत है। 266 2 के अंतर्गत है। इसमें सामान्यतः बैंक जमा राशियां, भविष्य निधि जमा राशियां और बचत आदि शामिल होते हैं। बैंक जो राशियां जमा होती है, बैंक जमा राशियाँ होती हैं, भविष्य निधि जमा राशियाँ होती हैं, बचत आदि होती है, वो आपकी किस्म होती है लोक लेखा निधि में होती है। लोक लेखा निधि 267 में बात करें आकस्मिक निधि है। सरकार किसी आकस्मिक खर्चे के लिए इस निधि से आपके राष्ट्रपति से आवश्यक धनराशि अग्रिम रूप से लेकर खर्च कर सकेगी। यदि संसद ने इस खर्चे हेतु सरकार को प्राधिकृत नहीं किया हो तो यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। संसद ने अगर इस खर्चे हेतु आपके सरकार को प्राधिकृत नहीं किया हो तो यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। 267 याद रखना। अब हम संसदीय विशेष अधिकार देखें जो 105 में है। संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में बात करें जो अनुच्छेद 105 में है। संसदीय विशेष अधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार देखें सबसे पहले तो सदन की कार्यवाही के संचालन, सदन की यहाँ पर देखिएगा, सदन की कार्यवाही के संचालन का अधिकार, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन करने और रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, विशेष अधिकार नन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों में दंड देने का अधिकार, अपने 4 दीवारी के भीतर सभी मामलों में विनियमित करने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। किसके पास होगा? संसद के पास होगा। जो सदन की कार्यवाही है उनका संचालन करने का अधिकार है, बहस और कार्यवाही को प्रकाशन करने का है, रोकने का अधिकार है, प्रकाशन करने का तथा उन्हें रोकने का है, बाहरी व्यक्तियों को सदन में बाहर निकालने का अधिकार है, विशेष अधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का भी अधिकार, अपने 4 दीवारी के भीतर सभी मामलों में क्या है विनियमित करने का अधिकार दिया हुआ है 105 के अंतर्गत।
व्यक्तिगत विशेष अधिकार देखते हैं अभी। व्यक्तिगत विशेष अधिकार में संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के प्रत्येक सदस्य को सदस्य को क्या है, संसद के भीतर बोलने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उस दौरान या उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक संसद के किसी भी सदस्य को सिविल मामलों पर क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन पहले संसद चल रही है, उसके 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, इन तीनों के टाइम पे आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती सिविल मामलों में। जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तो उस समय संसद के किसी सदस्य को सदन में अनुमति के बिना किसी मामले में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। जिस समय संसद का सत्र चल रहा है उस समय संसद के किसी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना किसी मामले में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अब हम संसदीय समितियां देखेंगे। क्या देखेंगे? समितियां देखेंगे, संसदीय समितियां देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा संसदीय समितियां होती क्या है, इनके तात्पर्य देखो। पहला तो कि संसद के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं और अध्यक्ष द्वारा अपने नाम निर्दिष्ट की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देश अनुसार कार्य करती हैं। संसद है, ये संसद के द्वारा नियुक्त होती है या निर्वाचित की जाती हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाती है और अध्यक्ष के निर्देश अनुसार ही क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अपना प्रतिवेदन है संसद को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं। किसको? संसद या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं। और समिति का सचिवालय है लोकसभा सचिवालय द्वारा आपके उपलब्ध करवाया जाता है। समिति का जो सचिवालय है ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा सचिवालय के द्वारा। संसदीय समिति दो प्रकार की होती है, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है, जिन्हें तथार्थ समिति कहते हैं, अस्थायी वाली को। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। भारतीय संसद में 3 वित्तीय समितियां होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। कौन कौन सी समिति होती हैं? कुछ महत्वपूर्ण समिति होती है भारत के संसद में 3 पर वित्तीय समितियां हैं, जिसमें लोक लेखा है, प्राक्कलन है और आपके लोक उपक्रम समिति है। लोक लेखा, लोक उपक्रम और प्राक्कलन। सबसे पहले हम बात करें लोक लेखा समिति की। किसकी? लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति है, ये भारतीय संसद की प्राचीनतम समितियों में से एक समिति है। प्राचीनतम जो समितियां हैं उन समितियों में एक समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है। सर्वप्रथम गठन 1921 में इसका किया गया था। 1921 है, इस 1921 में आपकी लोक लेखा समिति है, इसका गठन किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। है ना। और यह समिति वित्तीय मामलों के से संबंधित संसद को सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी गई है। जो ये समिति है अपने वित्तीय मामले हैं, उन वित्तीय मामलों से संबंधित संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी गई है लोक लेखा समिति। 1955 तक इस समिति में 15 सदस्य थे। 1955 तक तो थे कितने? 1955 तक तो 15 सदस्य ही थे। 1955 तक कितने सदस्य थे? 15 सदस्य होते थे। लेकिन सभी लोकसभा में ये सभी क्या लोकसभा से ही होते थे। और 1955 में राज्यसभा द्वारा मांग करने पर लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष जी.वी. मावलकर की आपके क्या हैं? जी.वी. मावलकर हैं। जी.वी. मावलकर के द्वारा सिफारिश पर इसमें 7 सदस्य राज्यसभा से भी आपके लिए जाने लगे और इस सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी होगी? 22 होगी। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है और 1967 की से विपक्षी दल के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। वर्तमान में भी जारी है। लोक लेखा समिति की कार्य वह है कि वह आपकी सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करे, और CAG लेखा लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन, अग्रज और मित्र की भूमिका निभाता है। प्राक्कलन समिति की आपके जुड़वा बहन कहते हैं इसे। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। CAG क्या है? लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, अग्रज और मित्र की भूमिका निभाता है। 1967 से आपकी क्या है? एक परंपरा बनी है कि विपक्षी दल के किसी भी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और आज तक वो चल रही है।
1955 तक इस पर कितने 15 सदस्य थे। 1921 में इसका गठन होता है। जेविल मावलकर ने आपके 1955 में क्या किया था, राज्यसभा की मांग पर 7 सदस्य इसमें ऐड कर दिए गए और इसमें अब टोटल 7 राज्यसभा से 15 आपके किससे लोकसभा से टोटल 22 सदस्य रहते हैं लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति के बाद हम देखिए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति देखिएगा, प्राक्कलन समिति स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1950 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री, तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं, तत्कालीन आपके वित्त मंत्री ने, तत्कालीन वित्त मंत्री ने क्या किया, तत्कालीन वित्त मंत्री ने आपके जॉन मथई थे। 1950 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथई की सिफारिश के बाद साथ ही यह समिति गठित की गई 1950 में। ठीक है, 1950 में आपकी प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का आपके गठन की गई 1950 में। 25 सदस्यों की आपकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। तब से ये संख्या इतनी है और ये सभी सदस्य आपके लोकसभा से ही होते हैं। समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति का कार्य लोकसभा के बजट पेश किए जाने के बाद शुरू होता है। जैसे बजट पेश हुआ उसके बाद शुरू होता है और बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। प्रस्तावित जो खर्चे होते हैं उसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति समझ में आई 1950 में जॉन मथई जब वित्त मंत्री थे उनके द्वारा शुरू की गई। 25 से इससे संख्या बढ़ाकर 30 संख्या कर दी गई और वर्तमान तक इसमें 30 संख्या है और जो सारी क्या लोकसभा से आपके चुनी जाती हैं। कहाँ से? लोकसभा से चुनी जाती हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुनी जाती हैं। अध्यक्ष के चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति है। सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ये समिति सर्वप्रथम 1964 में आती है। 1964 में कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर किया जाता है। किसकी? कृष्ण जो मेनन है, कृष्ण मेनन के समिति है, इसकी सिफारिश पर आपके इसे लाया जाता है 1964 में। क्या आपके कौन सी समिति? सार्वजनिक उपक्रम समिति है। सार्वजनिक आपके उपक्रम समिति है जिसके सदस्य कितने संयुक्त सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष समिति के सभापति का चुनाव इसके सदस्यों में से करता है। इसका सभापति लोकसभा से ही होता है। सभापति कहाँ से होता है? लोकसभा से ही होता है। लोकसभा से ही होता है, ठीक है ना। सदस्य कितने? 22। सदस्य कितने? 22। प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने? 30, ठीक है ना। पहले 25 थी, फिर आपके कितने हो गए? फिर हो गए भाई साहब आपके 30 हो गए, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने? लोक लेखा समिति में सर पहले तो 15 थे, फिर राज्यसभा से 7 ऐड किए गए तो 22 हो गए। और इसमें आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने हैं? 22 है। 15 और 7। कार्य क्या है इसके? कार्य हैं इस समिति के संसद के दोनों सदनों में अपनी अपनी कार्य क्या है? लोकसभा के नियमों के वर्णित जो लोक उपक्रम के लेखों के वार्षिक प्रतिवेदन है उसकी जांच करना। लोकसभा में नियमों में क्या वर्णित लोक उपक्रम है, लोक उपक्रम के लेखों की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना आपकी इसका कार्य रहने वाला है। कार्य मंत्रणा समिति देखते हैं अब अगली। और सार्वजनिक उपक्रम को क्या कहते हैं? लोक उपक्रम आपकी समिति भी कहते हैं। फिर अगली समिति हम देखते हैं आपकी कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा होगी, ठीक है ना। कार्य मंत्रणा संसद के दोनों सदनों में अपनी अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है। दोनों की होती है, अपने लोकसभा की अलग से होते हैं, लेकिन दोनों में होती है, लेकिन सदस्य दोनों के अलग अलग होते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं अपनी के और इसके 11 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा की समिति का स्वयं आपके लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है और लोकसभा में इसका अध्यक्ष होता है कौन? जो अध्यक्ष वही अध्यक्ष होता है लोकसभा का। जबकि राज्यसभा में सभापति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें कौन होता है? सभापति होता है। कि कौन सी कार्य मंत्रणा आपकी समिति है? यह समिति सदन में होने वाले कार्यों की कार्यसूची और समय तालिका विनियमित करती है। इस सदन की विभिन्न आपकी कार्यवाही के लिए समय निर्धारित करती है, अर्थात यह समिति निर्धारित करती है कि किस दिन इस सदन में कौन सा कार्य होगा, ठीक है। तो कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों के लिए अलग अलग इसका प्रावधान किया गया है। 15 सदस्य किसमें होंगे? लोकसभा में अपनी समिति के होंगे जिसके अध्यक्ष होंगे लोकसभा के अध्यक्ष। जो राज्यसभा में 11 सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष होंगे सभापति। जो आपकी क्या है? सभापति किसके? सभापति किसके? सभापति आपके राज्यसभा के, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़कर बात करिएगा किसकी? नियम समिति की।
ये भी अपनी अपने नियम समितियाँ होती हैं संसद के दोनों सदनों की अपने अपने, क्योंकि अपने अपने कार्य होते हैं, उनके मंत्रणा करनी होती है, अपने अपने आपकी क्या नियम बनाने होते हैं, तो अपने अपने क्या नियमों के अनुसार चलाने होते हैं। तो क्या दोनों सदनों की अपनी अपनी नियम समिति होती है। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य है जिनका मनोनयन अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष समिति का क्या होता है, प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा की समिति में क्या होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में क्या है, 16 सदस्य होते हैं। और लोकसभा में इस समिति के कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होते हैं वो आपके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, अलग अलग है, क्या है, पीठासीन अधिकारी। इसका कार्य क्या है, सदन की प्रक्रिया है, कार्य संचालन संबंधी विषयों पर विचार करना और उनसे संबंधित आपके नियमों में क्या है, संशोधन आदि का सुझाव देना। नियमों में आपके जो संशोधन आदि का क्या है, सुझाव वगैरह देना। राज्यसभा में कितने, समिति में 16 सदस्य हैं, लोकसभा में 15 हैं। ठीक है, जो अभी हमने कार्य मंत्रणा की बात करी उसमें 15 सदस्य थे लोकसभा वाली समिति में, और आपके क्या 11 सदस्य थे राज्यसभा वाली में। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अधीनस्थ विधान समिति की। अधीनस्थ विधान समिति, इस समिति का पहली बार आपके गठन होता है 1953 में। कब होता है, 1953 में होता है। ये समिति में लोकसभा में अलग है, ये क्या है, ये समिति लोकसभा में अलग है तथा राज्यसभा में अलग है। दोनों सदनों में इस समिति के 15-15 सदस्य हैं। अधीनस्थ जो समिति है इसमें क्या है, दोनों में 15-15 हैं, यानी कि इसमें 15-15 दोनों में रहेंगे। और आपके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, सदस्यों का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता। यह अब तक आपके तब तक कार्य करती है जब तक कोई नई समिति का गठन न हो जाए, तब तक ही नई समिति का गठन न हो जाए, तब तक ही काम करती है। अधीनस्थ विधान समिति का काम यह है कि संविधान या संसद के द्वारा किसी अधीनस्थ अधिकारी को जो आपकी विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई है उनके क्या है, उनके अनुसरण से उसके द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उपनियम इत्यादि की उचित है या नहीं उससे, अर्थात ये संविधान या संबंधित अधिनियम के द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों का अतिक्रमण तो नहीं करते। इस समिति को लगता है कि कोई नियम या विनियम संविधान या संबंधित अधिनियम के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है तो उसे रद्द या संशोधित करने की सलाह दे सकती हैं। क्या करती हैं, सलाह दे सकती हैं। ठीक है, फिर है याचिका समिति, और इसका गठन कब 1953 में हुआ था, अधीनस्थ विधान समिति का। याचिका समिति की बात करें तो याचिका समिति संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति होती है। लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा में 10। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितने सदस्य, लोकसभा में इसके सदस्य होते हैं आपके याचिका समिति से 15 सदस्य, और राज्यसभा से कितने, 10 सदस्य। समिति के अपने सदन में प्रस्तुत उन याचिकाओं पर विचार करती है जो जनता द्वारा संसद को किसी विधेयक, लोक महत्व के मामले और संघ सूची में जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दी जाती हैं। याचिका समिति याचिका जांच के बाद सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और समाधान हेतु आपके सुझाव देती है। याचिका समिति भी आपको याद रखना अलग अलग सदनों में अलग अलग बनी हुई है। अधीनस्थ विधान समिति भी अलग अलग बनी हुई है, नियम समिति भी अलग अलग बनी हुई है, कार्य मंत्रणा समिति भी अलग अलग बनी है। लेकिन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम या आपके लोक उपक्रम समिति है, ये समिति आपकी क्या है, मिलजुल कर बनी हुई है। ठीक है ना। तो याचिका समिति के बारे में याद रखना 15 और 10, 15-15 अधीनस्थ विधान समिति में। नियम समिति में याद रखना आपके कितने अलग अलग हैं, 15-15 हैं। अधीनस्थ में 15-15 हैं। लोक लेखा नियम समिति में कितने, 15 लोकसभा में, 16 राज्यसभा में, अलग अलग अपनी समितियां हैं। कार्य मंत्रणा में जिसमें आपके 15 सदस्य लोकसभा में, 11 सदस्य आपके जो राज्यसभा की समिति होगी उसमें। ठीक है। सार्वजनिक जो उपक्रम समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 22, 15 + 7। प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और यहाँ पर लोक लेखा समिति जिसमें कितने हैं, 22 सदस्य है, 15 + 7। ठीक है। लोक लेखा समिति 1921, प्राक्कलन समिति 1950, सार्वजनिक उपक्रम समिति आपके 1964, कृष्ण मेनन संबंधित। ठीक है। अब देखो विशेष अधिकार समिति है। ये समिति आपकी कार्य सदन या किसी समिति के सदस्यों के विशेष अधिकारों के हनन के मामले हैं उनसे जांच करती है। सदस्यों के विशेष अधिकार उल्लंघन की शिकायतें जांच के उपरांत क्या है, समिति अपनी रिपोर्ट है ये सौंपती है तथा कार्यवाही के लिए सुझाव देती है। इसका कार्य आपके अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति 15 सदस्य जबकि आपके राज्यसभा के 10 सदस्य, 15 और आपके 10।
जैसे हमने अभी जस्ट ऊपर वाली पढ़ी थी याचिका समिति, वैसे ही आपके सदस्य रहने वाले हैं विशेष अधिकार समिति के। अब एक कमेटी पढ़ते हैं जो पुस्तकालय लाइब्रेरी कमेटी है। पुस्तकालय समिति देखिएगा, ये आपके लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त समिति होती हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति होती है कौन सी? पुस्तकालय समिति। कौन सी समिति? पुस्तकालय। इसमें आपके संयुक्त समिति में लोकसभा के 6 सदस्य और राज्यसभा के 3 सदस्य शामिल होते हैं। समिति पुस्तकों की चयन, ग्रंथालय के लिए नियम बनाने और इसके भावी योजना आदि से संबंधित मामले अध्यक्ष को सलाह देती है। साथ ही वह सांसदों के आपके ग्रंथालय की सुविधाओं और अधिकतम लाभ उठाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाती है। कितने सदस्य हैं? आपके 9 सदस्य हैं। 6 सदस्य लोकसभा से, 3 सदस्य राज्यसभा से। 6 सदस्य किससे? लोकसभा से, और 3 सदस्य किससे? राज्यसभा से। 6 और 3 कौन सी पुस्तकालय समिति है? 9 हो गए टोटल, ठीक है। फिर है आपकी कौन सी समिति? आचरण समिति। इसकी स्थापना 1997 में तथा राज्यसभा में 1997 में हुई। कहाँ पर? राज्यसभा में। और लोकसभा में कब हुई? 2000 में। लोकसभा में 2000 में आपकी होती है, ठीक है ना। इसका मूल कार्य ये होता है कि संसद में अनुशासन और मर्यादाएं ये बनाए रखना। अनुशासन और मर्यादाएं हैं ये बना के रखना, ठीक है ना। ये संसद सदस्यों के लिए आचरण संहिता के लागू करती है। यदि दुर्व्यवहार संबंधी कोई मामला आता है उसकी जांच करके उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। आचरण समिति में आपके लोकसभा से तो कितने हैं? लोकसभा से तो है 15 सदस्य हैं। लोकसभा में 15 सदस्य हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा वाली समिति के 10 सदस्य हैं। अलग अलग है दोनों, बिल्कुल अलग अलग है। 10 सदस्य इसके और 15 सदस्य अपने किसके? लोकसभा में हैं, ठीक है ना। 10 और 15 का मामला है। फिर है विभागीय जो स्थायी समितियां होती हैं। वर्तमान में विभागों से संबंधित समितियां की संख्या कितनी है? 24 है। और इनके क्षेत्राधिकार में आपकी यहाँ है भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। प्रत्येक समिति में कितने होते हैं? प्रत्येक समिति जो 24 विभागीय समितियाँ हैं उसके प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 तो होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। टोटल होते हैं 31 सदस्य। ये है आपकी विभागीय जो समिति थी, ये विभागीय समितियों के बारे में बात कही गई है। तो ये सारा पूरा मैटर था, ये अपना संसद से लेकर मैटर था 2 कक्षाओं के माध्यम से 2.5 घंटों में। इससे भी हमने अच्छे से कवर कर दिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये कक्षाएं थी। अब अपना अगला टॉपिक जब भी रहेगा, ये टॉपिक रहेगा कौन सा? ये टॉपिक रहेगा अपना और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो संवैधानिक उपक्रम दे के रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।